नमस्कार, मैं ऐश्वर्य यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी का हमला, कहा चुनाव आयोग वोटों की कर रहा है चोरी, हमारे पास है डम बम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के मिले थे ऑर्डर, पूर्व एटीएस अधिकारी दावे से मचा हड़कंप। सुखदेव भगत बोले मोदी जी ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। रमी गेम विवाद के बाद एनसीपी के मंत्री माणिकराव को काकटे से कृषि विभाग छीना गया, अब मिला नया मंत्रालय। एसएससी को लेकर दिल्ली में सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। भारत से टैरिफ पर तकरार, ट्रंप ने पाकिस्तान बांग्लादेश पर लौटाया प्यार, दे दी भारी भरकम छूट। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और हमारे पास इसके सबूत हैं। संसद परिसर में मीडिया से बात करते उन्होंने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर भी आपने कहा था कर्नाटक में होगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए ब्लास्ट मामले की जांच वाले महाराष्ट्र आईटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महबूब मुजावर ने कहा कि भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश का उद्देश्य भगवा आतंकवाद को स्थापित करना था। पूर्व पुलिस अधिकारी ने सोलापुर में कहा कि अदालत के फैसले ने एटीएस के फर्जीवाड़े को नकार दिया है। शुरू में एटीएस ने मामले की जांच की थी, लेकिन बाद में इसे एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया। पहले महबूब मुजव्वर, जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को,
इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा है कि जहां तक ट्रंप और टैरिफ की बात है, मोदी जी ट्रंप की तारीफ किए जा रहे हैं, जबकि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हमारा जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उस पर 19% टैरिफ लगाया गया, जबकि हम अमेरिका को 18% एक्सपोर्ट करते हैं, जिस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप की बात आती है, टैरिफ की बात आती है, मोदी जी के द्वारा उनकी तारीफ की बात आती है, तो मोदी जी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। हमारे जो शत्रु देश है हमारे बगल के पाकिस्तान पे, उन्होंने 19% लगाया। और सबसे बड़ी बात है, हमने 18% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उस पर बहुत बड़ा हमारा जो प्रभाव पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आज इतना लाचार, इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश जो सामने देख रहा है, और वो अलग बात है, वो स्वयं भी बने हुए हैं कि विश्व गुरु बने हुए हैं, लेकिन हालात हमारी क्या है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जीडीपी पे भी प्रभाव पड़ेगा, 0.2 से लेकर 6 तक प्रभाव पड़ेगा। ये अलग बात है, जीडीपी का 2.4% इसका हमारा जो ट्रेड उसका साथ है, लेकिन जिस प्रकार वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस प्रकार इंटरफेरेंस उनका है, ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, चाइना और ये अमेरिका, ये जो नेक्सस बन रहा है, एक तरफ हमारा एक वॉर की बातें आती, प्रॉक्सी वार हो गया, और ट्रेड जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है ट्रेड वाला, ये सारी चीजों को भारत को देखना होगा। और आज अब तो चुप्पी तोड़ो, मैं तो यही कहूंगा, अब तो चुप्पी तोड़ो। महाराष्ट्र सरकार में देर रात हुए अहम फेरबदल के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता माणिक राव कोकाटे को कृषि मंत्री पद से हटा दिया गया है और उन्हें खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मौजूदा खेल मंत्री दत्तात्रेय भरड़े को अब राज्य का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। ये निर्णय राज्य के जीएडी की ओर से जारी एक अधिसूचना में लिया गया है। चाहिए जो आदमी ताश खेल रहा है असेंबली में, जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में ताश खेल रहा है, उसका रेजिग्नेशन लेना चाहिए था, इस्तीफा लेना चाहिए था। उनको तो प्रमोशन ही दे दिया इन लोगों ने। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी चीज है इस देश में, खेलो इंडिया से जैसा। किरण रिजिजू जरूर वो अलग सोच विचार की पार्टी में काम करते हैं, फिर भी जो प्रोग्राम किरण रिजिजू के नेतृत्व में खेलो इंडिया हुआ, बहुत अच्छी तरह ने उन्हें इम्प्लीमेंट किया और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। तो एक तरफ खेलो इंडिया में बच्चे करियर बनाने जा रहे हैं और एक ताश खेलने वाला रमी राव को ये मंत्री बना रहे हैं, बहुत महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है। अगस्त महीना मतलब अभी से ही जो है 25% टैरिफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी पर कहा है कि ननों के खिलाफ जो किया गया है वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। उन्होंने किसी कानून, किसी नियम के खिलाफ कुछ नहीं किया है। वो कुछ आदिवासी लड़कियों को काम के लिए शहर ले जा रही थी और बजरंग दल या ऐसे किसी समूह ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये सही नहीं है। जब हर कोई दिखा रहा है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो 1 हफ्ते से जेल में है। मैंने 2 मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें बताया और दोनों ने कहा है कि वो बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। केरल भाजपा ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बात ये है कि जो ये कन्या औरत जो होते हैं ना, नन्स,
उनके खिलाफ जो किया गया है ये बिल्कुल अन्याय है। वो कोई भी लॉ, कोई भी नियम को के विरुद्ध कुछ नहीं किए हैं। वो जो कर रही थी वो कुछ आदिवासी लड़कियों को काम के लिए शहर ले जा रहे थे, और इसको देख के मेरे ख्याल में बजरंग दल या ऐसे कोई ग्रुप आके बहुत शोर मचाया, और इस शोर देख के पुलिस ने इस कन्या स्त्रियों को अरेस्ट किया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक अन्याय हुआ है और सारे लोग दिखा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी एक हफ्ते से वो लोग आजकल जेल में पड़े हैं। एक हफ्ते में मैं तो 2 मंत्री से मिलके बोला, यहाँ दोनों कहा कि वो लोग बात करेंगे, और फिर भी देखिए कोई फर्क नहीं हुआ। केरल के बीजेपी लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे छत्तीसगढ़ इन लोगों का बेल मिलवाने के लिए। अब तक कुछ नहीं हुआ है। आज तो अभी फ्राइडे हो गया है। ये बिल्कुल बड़े अन्याय है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जो भी कानून का जानकार है वह सालों से जानता था कि मालेगांव मामले में गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया गया, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे में निर्णय तो यही आना था। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती और अपनों की मदद करती, इसका तो जीता जागता प्रमाण है। आज देश जानना चाहता है कि विस्फोट तो हुआ, लोग तो मारे गए, मोटरसाइकिल मिली, विस्फोट पदार्थ का इस्तेमाल हुआ, ये किसने किया? भरवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो भी थोड़ा बहुत कानून का जानकार है, सालों से वो जानता था। मालेगांव में गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया गया है, वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पैरवी एक तरह से बंद सी थी, तो परिणाम तो यही आने थे। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। मैं कहना चाहता हूं कि वो गवाह आज देश जानना चाहता है, विस्फोट तो हुआ, मारे गए लोग, मोटरसाइकिल मिली, डायनामाइट यूज हुआ, किसने किया? देश में एक बार फिर से एसएससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को पेपर लीक के विरोध में एसएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर एसएससी अभ्यर्थियों के साथ लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। तो वहीं एसएससी अभ्यर्थियों ने समर्थन में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाल लिया है। सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकल कर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी, वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी, आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस खड़ी कर दिया, आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। 5 बजे का अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों? सरकार से फोन आ रखा है। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। बस इतनी सी हमारी डिमांड है।
किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। एसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप को लेकर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को एसएससी पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन के खिलाफ परीक्षार्थियों और कोचिंग में पढ़ाने वाले कुछ लोकप्रिय टीचर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे हैं और वो मांगे कई तरह से उठा रहे हैं। एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में मैं पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठा चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि सरकार और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि चुनाव के इतने पास एसआईआर जैसा गठन अभियान क्यों चलाया जा रहा है। इसके बाद 60 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर न्यायिक कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा है कि जिस समय ये निर्णय आया है कि उसे लेकर भी प्रश्न खड़े होते हैं। नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आया है, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इसलिए मुक्त कर रहे क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका सस्पेशन है, जिस तरह का जजमेंट आया है। और कहीं ना कहीं जिस वक्त ये जजमेंट आया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो डिस्कशन हुआ है सिंदूर पे, और कहीं ना कहीं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनका जो बयान आया है, और जिस तरह उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा है, कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए, और जिस तरह टैरिफ लगाया गया है लगभग 25% जो टैरिफ लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारे देश के जो कारोबारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए मैं समझती हूँ जो टाइम चुना गया है इस तरह की घोषणा, इस तरह का जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न चिन्ह उठाता है और जो सही मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए यह दर्शाता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर पर कहा कि देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर है। एसआईआर को विशेष गहन
विलोपन में बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है। पता नहीं चुनाव आयोग को क्या स्क्रिप्ट थमा दी गई है। हमने इस पर चर्चा की मांग की थी। सदन और वेल के बीच तिहाड़ जेल जैसी ब्रैकेटिंग कर दी गई। हमने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम है। आपने सुबह से प्रोसीडिंग्स को या पूरे हफ्ते देखा होगा। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का, जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए हमने आज चर्चा की मांग की और अभी जब सदन बैठा 12 बजे, तो जो कभी हमने नहीं देखा था, वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। कौन सी परिपाटी आप बना रहे हो? इसलिए हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर, उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा करके सदन को 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 94 देशों के टैरिफ वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो कि 7 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका ने जहां भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को टैरिफ में भारी छूट दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया है। दिलचस्प है कि पाकिस्तान के टैरिफ में कटौती कर उसे कम किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ सूची के मुताबिक भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पर 29 से घटाकर 19% टैरिफ किया गया। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के लिए भी टैरिफ दरों में कमी की गई है। बांग्लादेश का टैरिफ 35 से घटाकर 20% कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन की इस टैरिफ लिस्ट में 94 देश शामिल हैं। नए नियम कार्यकारी आदेश जारी होने के 7 दिनों के बाद से प्रभावी होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये संशोधन इस आदेश की तारीख से 7 दिन बाद पूर्वी डेडलाइन समयानुसार रात 12 बजे या उसके बाद गोदाम में प्रवेश किए गए या गोदाम से निकाले गए सामानों पर प्रभावी होंगे। सीरिया 41% टैरिफ के साथ लिस्ट में सबसे टॉप पर है। लाओस और म्यांमार पर भी 40% का भारी टैरिफ लगाया गया है। स्विट्जरलैंड पर भी 39% का भारी भरकम टैरिफ लागू किया गया है। इराक और सर्बिया पर 35% की दर से शुल्क लगाया गया है। लिस्ट के मुताबिक ब्राजील और ब्रिटेन पर 10% और न्यूजीलैंड पर 15% टैरिफ लगाया गया है। भारत के साथ टैरिफ लिस्ट में बदलाव न होना अमेरिका भारत के संबंधों में तनाव का संकेत है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।